अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। गांव किरतू मुरीदके का ये गांव है जहां पर रहता था एक लड़का। इस लड़के का जिस दिन निकाह हुआ इसको नहीं पता था, यानी कि दुल्हे के नॉलेज में ये नहीं था कि आज मेरी शादी हो रही है। वालिदैन की जानिब से, माँ की जानिब से ज़बरदस्ती ये कहा गया कि चलो बेटा खाला के घर जाना है आज, तो मेरे साथ चलो। ज़ाहिर है बेटा था, गया अपनी माँ के साथ। जाकर देखा कि मौलवी साहब बैठे हुए हैं निकाह पढ़ाने वाले। वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन मौका ना मिल सका और वालिदा के बार बार स्ट्रेस करने पर, वालिदा के बार बार कहने पर मौके पर निकाह किया, अपनी दुल्हन को लिया और अपने घर आ गया। ज़िंदगी गुजरने लग गई। शादी के 15 से 20 दिन ही गुजरे थे कि आपस में तल कलामी हुई। अपनी सास के घर ये लड़का आया अपनी बीवी को लेकर रहने के लिए, तो मालूम हुआ कि ये लड़का 3 दिन सोकर उठा ही नहीं। क्यों नहीं सोकर उठा? सास की जानिब से नींद की गोलियां, नशावर जो गोलियां थी वो किसी चीज़ में घोल कर पिला दी गई। जब आँख खोली देखा कि मेरी बीवी कहाँ है, सवाल किया कि मेरी बीवी कहाँ है, तो कहा उसने जिसके साथ जाना था वो चली गई है। आगे क्या बना, वो सास कत्ल कैसे हुई, सब आपको दिखाते हैं। मुलजिम की जानिब चलते हैं और उससे बात करते हैं। क्या नाम है? अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर कितनी उम्र है? 17। ऊंची बोलना है। 17 साल। पढ़े हुए हो? स्कूल गए हो? जी 9th तक। मैट्रिक नहीं किया? No. क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो। शादी कब हुई? एक साल पहले हुई थी। 1 साल पहले? हाँ जी। कितना अर्सा रही? 15 दिन। 15 दिन। पसंद की शादी थी? नहीं, क्या हुआ था? घर वालों की पसंद की थी। घर वालों ने शादी की थी? जी। यानी बीवी को शादी के बाद देखा था? हाँ जी। ऐसे ही है? कजन थी मेरी। कजन थी तो फिर तो जानते थे ना? हाँ जी जानता। किसकी बेटी थी? खाला की, मामू की? खाला की बेटी थी, तो फिर जाहिर है आना जाना पहले से होगा। खाला के घर तो जाते हैं ना बच्चे? नहीं गए कभी वैसे। तुम जाते थे खाला के घर? मामा लोग जाते थे, मैं नहीं जाता। क्यों? मंगनी बचपन में हुई थी ना, इसलिए नहीं। अच्छा ठीक है, मंगनी बचपन में हो गई थी। हाँ जी। ठीक हो गया। शादी धूमधाम से हुई? जी बिल्कुल ठीक तरह? यस। क्या हुआ फिर बाद में? बेगम के साथ ठीक थे तुम? हाँ ठीक था। क्या नाम था बेगम का? रुबाब के साथ तुम्हारे मामला ठीक थे? ठीक थे। फिर क्या इशू बना? इशू 10 दिन बाद उनके घर गए हैं। किनके घर? अपने ससुराल के घर, खाला के घर गया हूँ। अच्छा। उन माँ बेटी की पहले ही प्लानिंग कोई हुई सीधे होके खड़े हो। माँ बेटी की सीधे होके खड़े हो इधर। हाँ। माँ बेटी की पहले ही प्लानिंग हुई थी। जो क्या प्लानिंग थी? वो लड़की नहीं थी मेरे साथ रहना चाहती, वो किसी और को पसंद करती थी। अच्छा ठीक है, उनके घर गया हूँ। सुबह नाश्ते में उन्होंने 81 की गोलियाँ दे दी हैं, मैं बेहोश हो गया हूँ। तुम्हें कैसे पता? बाद में डॉक्टरों के पास 3 दिन बाद मुझे होश आया। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उतनी देर में वालदा ने अपनी बेटी को जो लड़के पसंद करती थी उसके साथ भेज दिया था। फिर मैं जब होश में भगा दिया? हाँ जी। पक्की बात है? इल्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं पक्की बात है। फिर सोचो। हाँ पक्की बात है। अच्छा फिर जब तुम्हें 81 की गोलियां दे दी तुम जाहिर है सो गए नाश्ता करके? फिर से 3 दिन बाद होश आया। 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया? हाँ जी। जब होश आया फिर क्या देखा? क्या, यही उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, वो चली गई है अब। ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़की दारुलमान चली गई। रुबाब दारुलमान उसके पीछे गए, उसे कहा कि जब तुम सो के उठे 3 दिन के बाद, हाँ तो जी। सास से पूछा मेरी बीवी कहाँ है? हाँ। फिर क्या कहती? उसने कहा चली गई है। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं घर चला गया, अपने घर जाके बताया। ठीक है। हाँ, घर वाले आए, उन्होंने पूछा, उनको भी यही कहा कि मुझे नहीं पता। लेकिन बाद में हमने CBR निकलवाई, नंबरों का डाटा निकलवाया, उससे वो पता लगा कि इसकी माँ का नंबर सबसे ऊपर आ रहा था, या एक मेरी कज़न थी उसका, रुबाब के साथ? हाँ, उसके हस्बैंड के साथ, जिसके साथ वो गई थी, जिस लड़के के साथ। ठीक है। फिर तुम्हें पता था उस लड़के का? नहीं। पहले जानते थे? रिश्तेदार है? नहीं। जात बरादरी से है? नो। क्या नाम है उसका? नाम नहीं आता। नाम नहीं पता? कभी देखा है उसको? नहीं, तस्वीर देखी है शायद वो एक दफ़ा। अच्छा, उसके साथ उसकी कॉल्स आ रही होंगी? हाँ, वो कॉल्स उसके साथ, उसका नंबर मतलब उसकी मामा के नंबर से रब्ता हुआ था उसके साथ लड़की का।
वो शाहकोट का है लड़का मनाले का। बोलते जाओ। फिर वो चली गई उसके साथ, दारुल मान रही, हम गए उसके पीछे। उसको तुम्हें कैसे पता है दारुल ईमान गई है? पता चल गया ना, पता कैसे? करते करते किसी ने बता दिया कि दारुल कोई है था, मतलब वो है कौन? कचहरी गए उधर, वकील से पूछा, उसने क्या कई दारुल। वकील फिर रहे हैं कचहरी में, हर वकील को तो नहीं पता। शाबाश, सीधी बात बताओ, किसने बताया? मेरे मामू किसने लोग बताया? मामू लोग पता कर रहे थे ना, वो हम लड़के वालों के पास गए, सीधे मतलब लड़के वालों के पास गए, उनसे पूछा जाके, उन्होंने कहा हमारा कोई गुनाह नहीं है, आपकी बेटी उधर दारुल मान है, उससे पूछो जाके। मामू ने कहा? उन लड़कों, मामू और मैं लड़के वालों के पास गए ना, अच्छा ठीक है, नंबर ट्रेस हुआ शाहकोट ठीक माना, है, ठीक है, उसके ठीक पास गए, उन्होंने क्या उससे पूछो जाके, हम फिर दारुल मान गए, उससे जाके मिले, उससे पूछा, उसने कहा मैंने इधर ही रहना, मैंने नहीं जाना है। रुबाब ने कहा? मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी नहीं हुई, किसकी हुई थी? और मेरे मामू की और उसके पापा की। अच्छा ठीक है, उसने क्या कहा? मैंने यही रहना है। हाँ, मैंने नहीं जाना। फिर वापस आ गया, फिर मैं वापस गया अपने घर बताया चाचे जो उनसे थे, वो सारे ये कहते थे कि तुम्हें पहले कहा था ना उधर शादी करना, ना ऐसे करना, जैसे शरीका बरादरी में होता है, ताने मारते हैं। बाद गुस्से में आके मैं क्या क्या कहते थे? हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मामे तुम्हारे ठीक नहीं है, ना ननियाल वाले बर्बाद, ननियाल में रिश्ता था ना, हाँ खाला की खाला, बेटी। ननियाल वाले तुम्हारे ठीक नहीं है, ना उधर करना, ना ऐसे करना। ठीक है, हमने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम बात नहीं आया। ताने आ गए? हाँ, ताने आ और क्या कहते थे? गए। यही, और क्या, कुछ नहीं, यही ताने मारते थे और कहते थे। फिर वापस आया मैं, उधर गऊँ, कहाँ आए? इधर खाला के पास आया। ससुराल? हाँ, खाला को ठीक कहा, है। खाला से बात हुई, मैंने ऊंची बोलो। खाला से बात हुई, उससे मैंने कहा क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। वो भी आगे से मेरी बात नहीं से सुनते। मैंने उनको कहा कि जाके लड़की से बात करें, मतलब इतना सारा कुछ अगर आपने नहीं था करना तो पहले ही ना रिश्ता देते या ना शादी करते, वलीमा किया, इतने पैसे हमारे ज़ाया करवाए, किस वजह से। खाला भी आगे से बात नहीं सुनती थी। अम्मी को नहीं कहा कि आपने शादी की है तो ये क्या हो गया? कहा था, अम्मी भी उनसे बात करती थी, लेकिन वो नहीं थी बात सुनते हमारी। अच्छा, फिर क्या किया? क्योंकि उनकी मर्जी थी। मिलके करवाया हाँ, सास ने, हाँ, खाला ने? हाँ जी। तो फिर शादी ना करते? यही तो बात है ना, हाँ, हम यही पूछते रहे कि क्यों किया पहले शादी, अगर आप नहीं थे, मतलब उनको पहले से ही पता था कि इसकी सेटिंग किसी और के साथ है, लेकिन मजबूरी थी कि मंगनी हुई थी, शादी करवाना भी मजबूरी। अगर वो ना करवाते तो फिर उनके भाइयों ने या सारों ने कहना था कि पहले क्यों आपने रिश्ता ने दिया, नहीं किया, मजबूरी की उन्होंने करवा दी शादी, बाद में उसके साथ भेज दी। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ, फिर मैं उनसे कर, लेकिन वो बात नहीं थे सुनते हैं हमारी। फिर आते जाते रहे, उनको कहा कि अपनी बेटी को समझाएंगे, घर वापस आ जाए, हम अभी भी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं थे सुनते हैं। गुस्से में आके फिर मैंने कत्ल कर दिया उनको। कैसे? फायरिंग करके। कैसे? पूरी बात बताओ ना, क्या ज़ेन बनाया, क्या पीछा किया, कैसे किया, वो सब नहीं, बताओ। सुबह सुबह वो घर से निकली थी तो मैं आगे खड़ा था। मैंने, तुम्हें कैसे पता है कि ये इस टाइम घर से निकलेगी? वो लस्सी लेने जा रही थी, मुझे पता था, मैं उधर रोज निकलती थी? हाँ, हैं? हाँ जी। कौन सा गांव है? चौड़ाडा राजपूता मेरा, जहाँ पे कत्ल किया? चौड़ा राजपूता। अच्छा, वो घर से लस्सी लेने निकली है? हाँ जी। तो तुमने क्या किया? मैंने कत्ल कर दिया, गोलियां लगा। कैसे? वो जा रही थी, मैं आगे से आगे उनको फायर लगा दी। फायर मारे? हाँ कितने? ये नहीं पता, अंदाजन 10-11 इतने ही लगे थे। 10-11 फायर मारे? हाँ जी। और बंदा तो एक फायर से मार जाता है, तुमने 10-11 क्यों मारे? बस गुस्सा था। गुस्से में आके 1 2 3 4 लगातार मारते रहे हो? लोग नहीं इकट्ठे हुए? नहीं, कोई नहीं इकट्ठा। आसपास आने जाने वाले, राहगीर वाले या कोई सुबह और सुबह का लोग? टाइम था, 6-7 का टाइम, तो लोग अपने अपने काम कार में मतलब मसरूफ थे, नहीं था कोई इतना। कोई नहीं था? नहीं है। पिस्टल कहाँ से ली? पिस्टल गाड़ी पर आ था, मामू का था। मामू का था? हाँ जी। रिश्ता खाला के घर, पिस्टल मामू का, यानी सास को मारा उसी के भाई के पिस्टल से? हाँ जी। है? हाँ जी। कौन सा पिस्टल था? तीबो। चलाना आता था? जी पहले भी सीखा हुआ था? जी। कहाँ पे जाके सीखते थे कि फायर कैसे मारना है, निशाना क्या होता है? नहीं, ये नहीं था पता कि फायर फिर कैसे कैसे मार लिया पहली दफा? बस गुस्से में था, हो गया। तरीका कार किसने सिखाया गोली तरीका मारने बचपन का? से ही हमारा गाँव ही ऐसा है, तो ठीक है, उधर ये सारा कुछ हमने बचपन में ही देखा है, लोग कैसे चलाते थे कैसे नहीं। क्या नाम है इस गांव का? किरतो। इरतो? किरतो। किरतो?
यहाँ पे शुरू से बचपन से लोग गोलियां मारते हैं? हाँ, उधर बचपन बदमाशी, उधर मतलब दुश्मनी है लोगों की आपस में। अच्छा। देखते रहते थे, वो कभी कभी कोई कत्ल हो गया, कभी कोई कत्ल हो गया, इस तरह। बचपन में कभी अपने सामने कत्ल होते किसी को देखा? जी। कितने लोगों को? 2 लोगों। डर लगा था उस टाइम? बहुत ज़्यादा लगा था। 7 क्लास में था तब। 7 क्लास में थे, छोटे थे। ट्यूशन जा रहा था तब तक। तो अब जब खुद फायर मारा है तब डर लगा? जी लगा। क्या नहीं लगा था? फायर करके कहाँ भागे हो? फायर करके बाहर, गाँव के बाहर भाग गया था। फिर कहाँ छुपते रहे हो? 1 साल छुपते रहे हो ना? कहाँ कहाँ छुपे हो? सच बता। कहीं नहीं गया मैं। अपने कैसे गुजरा ये साल मैं अपनी फुप्पो के पास चला गया। कहाँ पे? मियाँ अली बंगले के पास गाँव में। वो कहाँ है? देंसर। मुरीदके में? नहीं, मियाँ अली बंगला। कहाँ है मियाँ अली बंगला? वो सियालकोट वाली तरफ। सियालकोट है, ठीक है। उधर जाके फुप्पो के घर रहे हो? जी। फुप्पो नहीं कहती थी निकालो इसको मेरे घर से, मैंने नहीं रखना, ये तो कातिल है? फुप्पो तो नहीं ना ऐसा कह सकती। फुप्पो नहीं कह सकती? नहीं, फुप्पो ही होती। फुप्पो ही फिर होती हैं, वो कैसे कह सकती थी इसे निकालो, अगर मैं उनका भतीजा था। लेकिन खाला भी तो रिश्ते में कुछ लगती थी ना? खाला ने भी जो जुल्म किया था वो करने वाला तो नहीं था ना, ऐसा वो करता है। ठीक है। अच्छा, फिर 1 साल फुप्पो के घर रहे हो? जी। फिर पकड़ा गया, बाद में गाँव आ गया, पकड़ा गया। गाँव आ गए तो पकड़े गए? जी। लेकिन छुप के रहना बड़ा मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है। 1 साल में क्या करते रहे हो वहाँ पे? काम करता था उधर। क्या? खेती बाड़ी हुई, फुप्पो की पैलियाँ ओपनली ऐसे ही? हाँ। कभी नहीं किसी ने पकड़ा? हाँ, आती थी पुलिस, लेकिन नहीं, मतलब भाग जाता था। अच्छा, फिर? नहीं था पकड़ा जाता। फिर रात को बाहर सोता था, दिन को घर होता था बस। बाहर क्यों सोते थे? इसी वजह से? हाँ, पुलिस के डर से, पुलिस ना आ जाए। अच्छा, फिर? सुबह फिर घर चला जाता था। इस दौरान अपनी वालिदा से, वालिद से राब्ते में थे? कभी कभी बात हो जाती थी, नहीं तो नहीं होती थी। वो कहते थे तुमने गलत किया है? हाँ, कहते हैं, अभी भी कहते हैं। वालिदा कहती थी गलत किया, जाहिर है उसकी तो बहन थी ना? वालिद भी कहते हैं गलत किया। तुम क्या कहते हो? मैंने भी गलत किया है। गलत किया है, नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारी नहीं बन रही है अपनी बीवी से, फर्ज के तौर पे जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर ऐसा मसला है भी तो उसमें बहुत से रास्ते हैं ना, बड़े डाल लो, समझा लो। हाँ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, सब कुछ करके देखा है, सब कुछ करके देते, मारना तो हल नहीं है। मेरी बात सुना, दुख एक बात का था कि क्यों किया ऐसे हमारा साथ, मतलब नहीं थी करनी किसी और से, हमने कौन सा उनको ज़बरदस्ती किया है कि हमें निकाह करो या इंज करो, पहले करके फिर सारा कुछ कर तुम्हें रोना भी आ रहा है, किस बात पे? इसी बात पे आ रहा है कि अपनी लाइफ भी तबाह की है, उनकी भी। माँ बाप के लिए भी मुसीबत बनाई है ना, ताना बनाया है ना, सारे कहेंगे तो इनका बच्चा कातिल है। जी। रुबाब से मुलाकात हुई? नहीं, उसके बाद नहीं हुई। रखना चाहते हो रुबाब को? नहीं? अब वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, उसने आगे से नई शादी कर ली। कर भी ली? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। जो मेरी बीवी है और मेरी सास, इन्होंने मुझे कोई नशे वाली चीज़ पिला दी है, तो मैं फिर बेहोश हो गया हूँ। बकौल इसके कि 2-3 दिन ही मैं बेहोश रहा हूँ। ठीक है। जब मुझे होश आया तो मैंने पूछा है कि वो मेरी बीवी किधर है, तो मेरी सास ने मुझे बताया है कि वो तो चली गई है, जहाँ उसने जाना था वो चली गई है। अच्छा। मैंने उससे कहा कि कहाँ उसने जाना था, जब वो मेरी बीवी है, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, अभी नई शादी है, ठीक है, कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा कोई माह भी नहीं हुए, साल भी नहीं हुए, तो वो कैसे चली गई, क्यों चली गई? अगर उसने जाना ही था तो फिर मेरे साथ शादी ना करती। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाजी आरिफ अली साहब, जो कि मुरीदके में अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हाजी आरिफ अली साहब से जानते हैं जो कहानी जो मुल्जिम ने हमें सुनाई, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्ट इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, मुरीदके का कौन सा पुलिस स्टेशन है ये पुलिस स्टेशन थाना सदर मुरीदके शेखुपुरे का थाना है। ठीक है, और ये वक़ुआ पेश आया जिस गांव में, उसका क्या नाम है? ये हमारे थाने की हदूद में गांव है चौड़ा राजपूता।
ठीक है। ये नारंग मंडी की तरफ जब जाएं ना, नारोवाल रोड पे, जी तो ये 8-10 किलोमीटर के फासले पे गांव है चौड़ा राजपूता। ठीक है, तो ये उधर उस गांव में ये वकूआ हुआ है जी। ठीक हो गया। ये मुझे बताइए आरिफ साहब के वकूआ वहाँ पर हुआ, यानी कि कत्ल वहाँ पर हुआ, जो कातिल है, जो फैमिली है, वो रहती कहाँ है? जो कातिल है इसका गांव नारंग मंडी थाना के इलाका में किरतो शरीफ है। ठीक है, तो इनकी रिहाइश भी उधर किरतो में है। ओके, तो इसकी शादी हुई थी इधर चौड़ा राजपूता। ठीक है, तो जो कत्ल होने वाली है वो इधर चौड़ा राजपूता में है। ठीक है। ये शादी कितनी देर कायम रही? जो इसने मुझे बताया है मुलजम ने, इसका कहना है कि 10 से 15 यौम कबल मेरी शादी हुई थी, तो बस इतने दिन ही रही है। तो उसके बाद मैं अपने ससुराल आया हूँ, तो जो मेरी बीवी है और मेरी सास, इन्होंने मुझे कोई नशे वाली चीज़ पिला दी है। तो मैं फिर बेहोश हो गया हूँ। बकौल इसके कि 2-3 दिन ही मैं बेहोश रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे होश आया तो मैंने पूछा है कि वो मेरी बीवी किधर है। तो मेरी सास ने मुझे बताया है कि वो तो चली गई है, जहाँ उसने जाना था वो चली गई है। अच्छा, मैंने उससे कहा कि कहाँ उसने जाना था, जब वो मेरी बीवी है, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, अभी नई शादी है, ठीक है, कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा कोई माह भी नहीं हुए, साल भी नहीं हुए, तो वो कैसे चली गई, क्यों चली गई? अगर उसने जाना ही था तो फिर मेरे साथ शादी ना करती, ठीक है, बिल्कुल या जायज़ मुतालिबा है। आप लोग मेरे साथ उसकी शादी ना करते। ठीक है, अगर आपके इल्म में कोई चीज़ थी तो आपने फिर मेरे साथ उसका क्यों निकाह किया? तो उसकी माँ ने बोला कि बस वो चली गई है, मैं और कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, फिर इसने मुझे बताया है कि मैं फिर वहाँ से वापस चला गया हूँ ठीक है, अपने गाँव। जाहिर है गुस्से में आग बगोला गुस्से में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप मेरी बीवी को ला के दें मुझे, मैं उसको साथ लेके अपने घर जाना चाहता हूँ। मगर उसकी सास ने कहा कि वो तो नहीं है हमारे पास अब। ठीक है, तो मैं फिर वापस चला गया हूँ अपने गाँव नारंग किरतो में। तो वहाँ जाके मैंने तमाम जो भी हालात थे वो मैंने अपने घर वालों को बताए हैं। तो मेरे घर वाले भी फिर मेरे साथ आए हैं, मेरे चचा हैं और मेरे वालिद वालदा वो भी आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनी, ना ही वो इधर थी मेरी बीवी। ठीक है, तो काफ़ी दिन हम कोशिश करते रहे हैं, तलाश करते रहे हैं। फिर हमने दरख्वास्त भी दी कि मेरी बीवी को तलाश किया जाए। जो हमें पता चला कि वो मेरी बीवी जो है वो दारुल-मान लाहौर में चली गई है। ठीक है, तो दारुल-मान से फिर उसने कोई केस वगैरह अपना किया है, तो वहीं से उसने सुना है कि तलाक ले ली है। ठीक है, जब उसने खुला का केस किया अदालत में, तो वहीं से उसने कुछ तलाक वगैरह लेके, अब पता नहीं वो किधर है। ये भी कहता कि मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी किधर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कत्ल इसने कैसे किया है, एक्चुअल जो सच्चाई है? कत्ल ऐसे हुआ है कि जब ये अपने गांव गया है ना, वो इनका गांव जो है किरतो और साथ एक पंडोरी गांव है, दोनों मलेका गांव है साथ साथ। ठीक है, काफ़ी दुश्मनी वाले लोग हैं ये। अच्छा जी, वहाँ पे पहले भी काफ़ी ऐसे ही मामलात हुए हैं किरतो में, किरतो और पंडोरी में। ठीक है, तो जब ये गया है, जट फैमिली है, बुट्टर हैं ये, तो वापस गया है, तो जाहिर है लोगों ने, जो इनकी बरादरी के लोग हैं या शरीके वाले लोग हैं, तो उन्होंने फिर वो जैसे इसको तानाबाजी होती है या हुटंग होती है, वो करना शुरू कर दी कि भैया आपने वो अपने मामू के घर या खाला के घर शादी की थी, तो अब आप बसा भी नहीं सके या वो बस नहीं सकी आपके साथ, दिलाया ना, ताऊ दिलाया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने एक दिन फिर गुस्से में आ गया, तो गुस्से में आके ये 19/6 का वकूआ है, 19/6/22 का। ठीक है, अभी 1 साल से 2 माह ऊपर हो गए हैं। ठीक है, 19/6 को ये इधर फिर आ गया चौड़े राजपूता अपने ससुराल के गांव में। तो वहाँ इसकी जो वो सास थी वो जा रही थी बाजार में। ठीक है, तो वहीं इसका फिर ये कहीं घूम रहा था, वो तलाश में था इसी के। जब वो आए सामने तो मैं उसको धाक लगाए बैठा था। तो जब वो गुजर रही थी बाजार से तो इसने फिर फायरिंग कर दी। अचानक इसने फायरिंग की है, तो बस एक के बाद दीगरे काफ़ी फायर लगाए हैं इसने। मेरे ख्याल मेरे पास जो रिकॉर्ड में है वो तकरीबन 18 इंजरी हैं उसको।
मरने 18 वाली इंजरीज से मुराद है कि 18 फायर हुए 18 ना? तकरीबन, यानी कि ओहो, उसको ओहो। जख्म आए हैं। कहाँ पे मारे हैं ये वो फायर? उसमें इन भी हैं, आउट भी हैं, पूरे जिस्म में, पूरी बॉडीज में ओहो, उसको ना, मेरा ख्याल है उस मरने वाली के कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ फायर नहीं लगे होंगे। ओहो। काफ़ी फायर उसको लगे हैं। ठीक है, फायर मारे हैं और फिर मार के भाग गया। हाँ, उसकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो गई और ये वहाँ से जाहिर है। फरार हो गया। ठीक है, सड़क पे डेड बॉडी छोड़ के चला हाँ, वो गया बाजार में, गाँव के बाजार, गांव के बाजार में। गाँव के बाजार। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आले कत्ल आपने बरामद किया? जी जी, ये ऐसे हुआ कि ये वहाँ से कत्ल करने के बाद मफरूर हो गया। हमारी काफ़ी कोशिश के बावजूद ये जो बंदा था, ये इलाका छोड़ गया था इधर से, जाहिर है कहीं रूपोश हो गया, पता नहीं कहाँ जाके। तो फिर हमने जदीद तकनीकी अपने जो तमाम हमने ठीक है। बुजुर्गकार लाए हैं, इसके CDR हासिल किए हैं। ज़ाहिर है बंदा कोई ना कोई तो अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, तो हमने इसकी लोकेशनें ली, वो CDR हासिल किए और उन्हीं की मदद से DPO साहब ने हमें मैसेज दिया कि ये भाई आपने लाजमी करना है, ये भी एक टारगेट है। ठीक है, तो फिर हमने इंशाल्लाह इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया, कहाँ से? इसको हमने इधर से ही, नारंग रोड से ही हमने गिरफ्तार किया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो इसका नंबर था आज से 1.5 साल पहले शादी के टाइम, कत्ल के टाइम, वही नंबर अभी भी नहीं, था? वो नंबर तो चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। वो हमने एक और नंबर के जरिए इसको ना काबू कर लिया था। वो नंबर इसने अपना पहले वाला फॉर्मेट डाला बीच में? जी जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि आले कत्ल भी आपने बरामद कर लिया है, तो जो पिस्टल है उसका कोई लाइसेंस मिला है? नहीं नहीं, लाइसेंस नहीं मिला। तो फिर उसकी इसके पास- दिफा तो FIR में शामिल होनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, वो हमने लगा दी है। वो इसके खिलाफ हमने आला कत्ल बरामद करके वो भी मुकदमा एक अलहदा दर्ज कर दिया है। ठीक है, तो जब हमने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इस वैसे भी आजकल IG साहब के अहकामात भी जा रहे हैं ना कि नाजायज असलहा जो भी लेकर फिर रहा है उसको फौरन लिया जाए और FIR दी जाए। FIR दीजिए फौरन, इसमें आपने इंशाल्लाह दी वो है? उनकी तमील होती है, इसकी FIR हमने दी है। FIR दी है आपने? उसकी भी अच्छा, FIR दी है। और ये जो मुकदमा है दूसरा 302 वाला, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए आरिफ साहब के इसमें जो मुदई हैं, चूँकि इस केस में मुदई कुछ फेस करने को तैयार नहीं है, हमने तो कोशिश की है अपने तौर पर कि इनसे बात की जाए। आप लोग चूँकि ज़ाहिर है इंटरेक्शन रहता है, थाने आना है, उन्होंने बताना है, कंप्लेनेंट ने आपसे बात करनी है, तो कंप्लेनेंट जो है वो क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ है? कंप्लेंट कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, सख्त ज्यादती हुई है। Definitely। मेरी बीवी को इसने नाहक कत्ल किया है। ठीक है, तो ये अब कहानी तो ये सुना रहा है। अब अगर उसकी बीवी जिंदा होती तो फिर और बात होती, यानी कि जख्मी होती। तो वो कहता कि मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई है। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी है जिसकी बीवी कत्ल हुई है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। अच्छा, मेरे साथ उसकी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। इंसाफ चाहता है या डर के बैठ कहता गया? है मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और हमने तो इंशाल्लाह पूरा इसको जो आला कत्ल था वो बरामद करके अब हम इसको चलान करना है। ओके, ये जेल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आरिफ साहब मुझे ये बताइए कि ये शादी हुई है अपनों में, यानी खाला के घर, खाला सास लगती थी ना इसकी, ये खाला भी लगती है, रिश्ते में सास भी लगती है। तो जो फैमिली में शादियां होती हैं उसमें एक घर की स्टोरी दूसरे घर को सब मालूम होती है कि ये इस घर का बच्ची बच्चा कैसा है या इस घर का बच्ची बच्चा कैसा है। अब ये मंगनी भी हुई बचपन में बकौल मुल्जिम के, क्या वाकई मुल्जिम सही कह रहे हैं? मुल्ज़म का कहना तो यही है कि जब हम पैदा हुए थे तो तुम्हारी दोनों, यानी कि मेरी माँ और उसकी माँ दोनों बहनें थीं। ठीक है, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो ना मैं इसका रिश्ता मुझे दे दें। ठीक हो गया। तो फिर रुबाब जो के मुल्जिम की बीवी थी जी, वो एग्री थी इस शादी में? ये नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुई, बल्कि वो गत छोड़ के कहीं चली गई है और आपको मतलूब भी नहीं है? वो हमें मतलूब भी नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए फिर आरिफ साहब का ये निकाह धूमधाम से हुआ है? नहीं, ये जो निकाह हुआ था बकौल मुल्ज़म के, मैंने भी कुछ पता किया है। वो कहता है कि बस हम 2-3 लोग आए थे। अच्छा। तो मेरी वालदा थी साथ, मैं था, बल्कि मेरे बाप को भी नहीं पता था कि निकाह हो रहा है, आज बेटे की शादी है। आज मेरे बेटे की शादी है। ठीक है। तो कहता हम इधर आए हैं चौड़ा राजपूता में, वहाँ मौलवी साहब बैठे हुए थे और साथ मेरे मामू खालाएं, वो इधर वाले सारे नानके जो थे वो बैठे हुए थे। मुल्जिम को, दूल्हे को नहीं पता कि उसकी शादी हो रही है? नहीं, उसको नहीं, उसको भी इधर ही आके पता चला था कि आज मेरा निकाह है। अच्छा, फिर बस निकाह हो गया और वो बीवी को लेकर दोनों माँ बेटा घर चले गए।
तो कहता मेरा बाप भी हैरान हो गया, वो मैं हमारे साथ लड़ने लगा कि आपने ये क्या किया, मेरे बेटे का निकाह था, मुझे आपने बताया भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये ऐसे हुआ है इनका। कितनी देर बाद मुलजिम पकड़ा गया है? ये मुलजम इश्तिहारी हो गया था, ठीक है, तो ये 1 साल और 2 माह के बाद पकड़ा गया। यानी आपने इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एक तो ये बड़ा अच्छा काम है पुलिस का, दूसरा एक कातिल को गिरफ्तार किया है, ये उससे भी अच्छा काम हमारी है। FIR में सिर्फ एक ही ये कातिल था, नामजद है, नामजद FIR है, इसके अलावा कोई और मुलजम भी नहीं है। ठीक है, बस एक ही मुलजम था, एक ही कातिल था, और ये भी PO था, यानी कि मुजरम इश्तिहारी था। ठीक है, और वक्फे से ये इधर इलाके में आता था, टाइम निकाल के कभी रात को आ गया, चक्कर लगा के चला गया, थ्रेड भी करता था मुद्दई फरीक को। अच्छा, लेकिन ये वो इसीलिए तो छुपा हुआ है, कभी साइड पे चला जाता, कभी कहीं चला पुलिस जाता। ना पकड़ ले। हाँ, तो ये मुजरम इश्तिहारी था जिसको हमने पकड़ा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस केस के हवाले से कानून क्या कहता है और मुलजिमों को पकड़ने में पुलिस इतनी देर क्यों कर देती है? क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से मुलजिमान तक पहुंचते हुए, उनके गिरेबान तक पहुंचते हुए साल 2-2 साल का वक्त लग जाता है? और जब हम टीवी चैनल पर खबर देखते हैं या खबरनामे में हम कुछ ऐसा देख रहे होते हैं कि मुलजिम रूपोश हो गया, ये रूपोश का वर्ड लिखना और बोलना किसी एंकर के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब उसकी फैमिली, वो लोग जिनका कत्ल हुआ हो, उनको जब पुलिस ये कहती है कि मुलजिम रूपोश है, तो क्या इस लफ्ज से उनको सब्र आता है? मलिक फ़हीम खोकर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, जाना पहचाना चेहरा है। कानून के हवाले से क्या इसमें होना चाहिए था जो इतना टाइम लगा, और कानूनी कार्रवाई क्या तसल्ली बख्श है? ये डिटेल्स हम जानते हैं मलिक फ़हीम खोकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैडम। सबसे पहले तो फ़हीम साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वेलकम। मुझे इस केस के हवाले से सबसे पहले तो हम ओवरऑल बात करते हैं। जी जी। क्या समझते हैं आप? साल लग गया मुलजिम पकड़ते, किसी केस में 2 साल लग गए, किसी केस में 3 साल लग गए, और हम ही मीडिया वाले बाजुकात कुछ ऐसा ब्रेक करके फख्र महसूस करते हैं कि मुलजिम जी 17 साल बाद पकड़ा गया। इतना टाइम क्यों लगता है? मैडम रिसेंटली ना IG पंजाब साहब ने एक लिस्ट निकाली थी जो मुलजिमान पाकिस्तान में कोई जुर्म करके बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं, तो उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक तकरीबन पाकिस्तान में जो ये मौजूदा IG साहब हैं, उस्मान अनवर साहब की जो सरबराही में ना तकरीबन 75 to 80% जो लोग हैं ना, मतलब मुलजिमान की तादाद है 75 से 80, उनको ये इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाए हैं। और उनमें भी जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, उनके जो मदई हजरात हैं ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, अच्छे पीछे खाते पीते हैं, जिन्हें पता ये पैसा लगा सकते हैं जनाब, इन्होंने खुद साथ पीछे जा सकते हैं जिस कंट्री में वो इनका मुलजिम भाग के गया। किसी गरीब बंदे का अभी तक मुलजिम इन्होंने इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, पंजाब पुलिस ने, हमारे मुल्क की, ये हमारे पाकिस्तान की, खासकर पंजाब के 36 जिला में ये बड़ा एक वाज़ह तौर से एक पैगाम जाता है कि जब बंदा कोई कत्ल करके भाग जाता है तो हमारी अदालतों में वकला हज़रात ये कहते हैं कि यार जो मुद्दई है ना, वो बेचारा ज़्यादा परेशान हो जाता है मुलजिम की निस्बत। मुलजिम किसी न किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त के पास जाके पनाह ले लेता है, आराम से वहाँ पे खबरें देखता है, न्यूज़ सुनता है, अपने इलाके के करीबी लोगों से उतनी उसके बारे में मालूमात लेता रहता है कि यार कौन कौन बंदा भी मेरे पीछे है, और वो ये चीज़ नोट रखता है कि जनाब अभी तक इस मेरे जो मुझ पर FIR हुई है उस पर मेरे मुद्दई कौन है, शहादत करने वाले एविडेंस कितने हैं, ये वो सारे, इसलिए वो भाग जाते हैं। माजरत के साथ सॉरी टू कट यू फ़हीम, इन्हीं थानों से, इन्हीं कांस्टेबल्स के जरिए से खबरें भी सारी पहुंच रही होती हैं। आज ए होया सी ते आज ए होया, आज फलां बंदा तेरे पीछे आया है, आज फलां तेरे मुखालिफ आया है। और जब मुलजिम कोई कत्ल करके भाग जाता है तो उसका भागने की असल वजह ये होती है, उसकी मेलाफाइडेड इंटेंशन यही होती है कि एविडेंस को और केस को कमजोर कर दिया जाए। जितनी देर वो भागा रहेगा, उसके एविडेंस जो शहादत ही है उस केस में, जो उसके केस के गवाह हैं, वो कमजोर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर कमजोर ना हो तो फिर उन्हें कॉलिंग करके कमजोर किया जाता है, फिर उन्हें जनाब फोन करके हरासा किया जाता है, धमकाया जाता है, अगर तू मेरे खिलाफ गवाही दी तो तेनों भी मैं मार देगा, फलां बंदा मरे है ना, हम तेरी बारी तैयारी च रही है वो।
तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि यार मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मैं खुद जॉब करता हूँ या कारोबार करता हूँ, ये तो एक बार के भागा हुआ है, तो ये खुदा ना ख्वास्ता मेरा भी जानी नुकसान कर सकता है, जिसकी वजह से उसका केस कमजोर हो जाता है। और उसको जब लगता है कि मेरे इस केस के जो गवाह हैं वो मेरे हक में आ गए हैं, डरा धमका के कोई लालच दे के, तो उसके बाद वो पेश होता है और आके अपनी बेल कंफर्म करवा लेता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। ये 2 बहनें थी सगी, उसकी लड़के की अपनी सगी खाला की तरफ शादी हुई थी, उसे नहीं पता था कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है। ठीक है। शादी के 15 दिन बाद वो खातून अपने ससुराल से अपने वालिदैन को मिलने जाती है। उसके बाद जो लड़के का बयान है उसके मुताबिक लड़का अपनी बीवी को लेने जाता है, तो वो कहता है कि जनाब मुझे वो ना नींद की गोलियां दे देते हैं और मैं सो जाता हूँ और 2-3 दिन मेरी आंख नहीं खुलती, और जब मैं उठता हूँ तो मैं अपनी सास से पूछता हूँ जो उसकी खाला भी है सगी कि जनाब मेरी बीवी की तरह, तो वो कहते हैं हमें तो खुद नहीं पता वो कहाँ चली गई। तो लड़के की ये गलती थी, उसको चाहिए था कि उसी वक्त वो उस पर सबसे ज्यादा हक उसकी बीवी पर उसके शोहर का था, वो कानूनी कार्रवाई करता, मुतलका थाने में जाके 496A की कार्रवाई करवाता, अपनी बीवी पे जना का मुकदमा दर्ज करवाता और साथ में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाता, जनाब मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है, और अगर उसके साथ किसी का अफेयर था और वो निकाह में भागी थी तो फिर उस पर जना की FIR होनी थी। सही। लेकिन उसने गलती की, उसने कानून को हाथ में लिया, उसने अपनी सगी सास को, सगी खाला को 18 फायर मार के कत्ल कर दिया और 1 साल वो रूपोश हो गया। इसमें पुलिस की कारकर्दगी ये है कि पुलिस ने ना उसका ECL में नाम डलवाया, ना उसका पासपोर्ट ब्लॉक करवाया, ना उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाया। हालांकि पुलिस अगर उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा देती है और अगर उसको पुलिस को वो किसी भी पाकिस्तान के अगर नाके पे पुलिस को रोकती है, तो अगर उसका शनाख्ती कार्ड चेक होता है तो उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है ये फलां मुकदमा नंबर फलां और उसमें ये बंदा इस मुकदमे में इश्तिहारी है। फहीम, क्या पुलिस का ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर ले या इसमें मुद्दई की परमिशन दरकार है? देखें जी, पुलिस उस सूरत में तो मुद्दई की परमिशन पुलिस को दरकार नहीं है जिस सूरत में एक बड़ा जुर्म हुआ है, एक कत्ल हो गया और उसमें जब मुद्दई कह रहा है जी हमारा मुलजिम गिरफ्तार करें, मुलजिम गिरफ्तार करें, तो ये मुद्दई ने तो नहीं बताना जाके जनाब उसका आप ID कार्ड ब्लॉक करवाएं या वो फलां जगह बैठा। पॉइंट है हमारे तमाम नाजरीन के लिए और तमाम उन साइलीन के लिए जो ये कहते हैं कि पुलिस हमें ये कहती है जी हमें सबूत दो तो हम बंदा पकड़ते हैं। ये जरा कानूनी माहिर हैं तो इनसे जो ये बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए। इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए जहां तक हो सके पुलिस ने अपनी मेहनत करनी है। पुलिस ने सारा उसकी तफ्तीश, उसका CDR निकलवाना है, उसकी सिम का के उसके नंबर्स पर किसकी किसकी कॉल्स आई थी, उसका ID कार्ड अभी तक ब्लॉक है या अनब्लॉक है, उसको ब्लॉक करके पुलिस वालों को चाहिए कि उसको तमाम एयरपोर्ट्स पर, तमाम लाहौर के जितने स्टेशन हैं यहाँ पर उसका रिकॉर्ड, जो डाटा, अब तो पुलिस का एक जदीद सिस्टम आ गया जिसके तहत अगर कोई बंदा किसी मुकदमे में अगर इश्तिहारी है, मैं मुलजिम हूँ किसी मुकदमे का, तो मुझे नहीं पता कि जनाब मैं भी बस सर्विस स्टेशन बस पे जाऊंगा, किसी बस पे जाके बैठूंगा बस अड्डे पे, तो मैं टिकट लूंगा, तो वहाँ पे अगर उन्हें मेरा नाम बताएंगे, ID कार्ड नंबर बताऊंगा, तो जनाब उसी वक्त वो 15 पे कॉल करेंगे, जनाब ये फलां बंदा जो है ना, ये हमारे जो अड्डों पे पुलिस वालों ने एक सिस्टम लगा दिया जिसमें पता चल जाता है कि जनाब ये बंदा मुकदमे में इश्तिहारी है किसी मुकदमे में, तो उसी वक्त वो पुलिस वालों को बुला लेते हैं कि जनाब 15 पे कॉल करके जनाब फलां बंदा जो ना हमें किसी मुकदमे में इश्तिहारी है और हमारी बस में वो बैठा हुआ है, ट्रैवल करने लगा है, तो पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो इस सूरत में जब कत्ल के मुकदमात में पुलिस इसलिए जरा कमजोर हो जाती है कि पुलिस मुद्दई के अलावा मुल्जिमान के साथ भी सेटिंग कर लेती है। हमारा ये एक स्टार्ट से अलमिया रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है ना, तो जो मुल्जिमान होते हैं ना, वो कोई ना कोई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, उसके ताल्लुक वाला बंदा ढूंढते हैं। वो कहते हैं यार बंदे मिलो सही, यार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन लगा है। वो पहले हाथ पूछते हैं तुम्हारा केड़े पर्चे जो मुकदमा है, केड़े थाने में मुकदमा। वो कहता है जनाब मुरीदगे में मेरा थाना सदर में मेरा FIR है। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कौन होते हैं, वो कहता ये फलां बंदा लगा हुआ है। कहता यार वो ताल्लुक वाला बंदा दे लभो। यानी कि हमारी पुलिस की ये रिवायत है पुलिस की कि जब कोई मुकदमा हो जाता है तो मुद्दई उसमें बेचारा परेशान हो जाता है, वो सारा दिन थानों के चक्कर लगाता है, सारा दिन वो वकील बेचारे वकीलों के पास चक्कर लगाता है, सारा दिन उसने बताना जाके पुलिस वालों को ये आज हमें फलां जगह से पता चला वो फलां रिश्तेदार के बैठा हुआ है, और पुलिस वाले उसको कहते हैं कि जनाब अगर वहाँ पे तूने रेड करवानी तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, उन्हें भी पेट्रोल डलवाना है, उसके बगैर हम नहीं उसको गिरफ्तार कर सकते। तो ये हमारी पुलिस का एक माशाल्लाह से बड़ा शाना अंदाज है। हमारे IG साहब बड़े खूबसूरत इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की हद तक ही। मैं उन्हें यही कहूँगा, मैं उनसे इस बात से इतराज भी करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप पुलिस इतनी मोहब्बत ना करें, आप आवाम से भी करें। देखिए IG साहब सिर्फ पुलिस के IG नहीं है ना, IG साहब रिपोर्टर्स के भी IG हैं,
वकील के भी आईजी हैं, डॉक्टर के भी आईजी हैं, सहाफियों के भी आईजी हैं, आम आवाम के भी अब आईजी हैं। शाहिद जट की स्टोरी भी पूरी दुनिया ने देखी, न सिर्फ पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी कैसी हौसला अफजाई शाहिद जट ने की, आईजी साहब की भी, आवाम की भी और अपने सीसीपीओ लाहौर साहब की। सीसीपीओ साहब की भी, और उन्होंने आगे से रिटर्न में कितनी इज्जत दी है शाहिद जट को। मेरा सवाल ये है फहीम, यहाँ पर हम किसी को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन जनरली हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। एक वो शख्स था जिसकी छोटी सी दाढ़ी थी, जो एटीएम मशीन को मुंह चढ़ा रहा था, वो पागल था। उस पर पुलिस ने तशद्दुद इतने किया कि वो इस दुनिया से चला गया। जिले शाह की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं जमान पार्क के बाहर, ये कहते थे कि वो पागल है जी, इस वजह से उस पर तशद्दुद हुआ। भाई हमारे पागल आप मार देते हैं, अपने पागलों को आप हॉस्पिटलाइज करा देते हैं बेड के ऊपर। प्रोटोकॉल के साथ मैं उससे मिला हूँ, शाहिद जट के साथ वेरी नेक्स्ट डे मैं उससे मिल के आया हूँ। अच्छा। हाँ जी, मेरी सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुई है उस पे। मैं उससे मिला हूँ तो वो बड़ा इजी होकर बैठा हुआ था, जिस ब्लॉक में वो बंद था, एसी लगा हुआ था, खूबसूरत सा बिस्तर लगा था। बिल्कुल। तो मैंने उसको किसी जगह से भी पागल नहीं पाया। 15 मिनट उसकी टॉक हुई है, तो ना उसने मुझे कोई गाली दी, ना बदतमीजी की, ना उसने कोई ऐसी ज़ाहिरी सूरत हाल मुझे नजर आई कि वो शाहिद जट पागल है। लेकिन अच्छा अगर वो पागल भी था, चलें आईजी साहब सर आंखों पे, एक ओहदे के हवाले से भी और वैसे भी हमारे ऑफिसर हैं तो ऑफिसर्स की इज्जत करनी चाहिए। फिर पागल को तयनात क्यों किया थाने में? ऐसे ही है। अच्छा पागल के पास गन भी है, वो पागलपन में आगे किसी साहिल को गोली मार दे, उसकी खैर है? मैं यही कहता हूँ आईजी साहब से, मैंने एक सवाल करता हूँ आईजी साहब, अगर आप पुलिस ऐसे ही एहलकार जो वीआईपी प्रोटोकॉल पर तैनात होते हैं, आला ओहदेदारान पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, तो यही कांस्टेबल हज़रात उनकी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। इंटरनेशनल टीमें आती हैं तो यही कांस्टेबल हज़रात उनकी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। एक और बात, खुदा न ख्वास्ता इसके पास पिस्टल भी होता था। बिल्कुल, अगर ये वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा कर देता जो हमारे मुल्क के लिए एक सवालिया निशान होता और बदनामी का जरिया बनता, तो उस वक्त भी हम यही कहते हैं कि ये पागल है। हाँ, फिर उस टाइम भी हमें यही कहना था। अच्छा फहीम, इसके बाद हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारी लाहौर रंग की एंकर साहिबा रुवेजा साहिबा इस पर प्रोग्राम करने गई आजी साहब के साथ भी, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा शाहिद जट के पास उसी जगह पर बात करने की कोशिश की, तो वो उसी अंदाज में भाग गए और उसने गालम गलोच की है। अच्छा, अब पागल को पता है कि आईजी को गाली नहीं देनी तो किसी साफी को देनी है? नहीं, उसको समझाया आईजी को उसको कैसे समझ आता है? उसको समझाया गया। पागल तो पागल है, कहीं भी बोल देगा। आईजी साहब को गले लगाता है, उधर कोई गाली नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। आईजी साहब के साथ बाहर जाके ग्राउंड में वो गपशप करता है, तो उसको टोटली ब्रीफ किया गया कि उससे पहले मैं मिल के आया तो उसने वकील को भी गाली नहीं दी, लेकिन नहीं मुझे उसने कोई गाली नहीं दी, लेकिन मुझे नजर आ गया था कि उसको समझाया गया कि अगर तूने इसना कोई आम शहरी आएगा ना तो उसके साथ जरूर बदतमीजी करनी है। हाँ। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं तब्दील हो सकता। मैं आईजी साहब से ये कहता हूँ कि आईजी साहब, पंजाब के 36 जिला हैं, 36 जिला में आप लाहौर को छोड़ के आप सिर्फ बाहर के जितने देहाती इलाके हैं, देही इलाके हैं, आप जाके वहाँ पे पुलिस के रस्म और रवाज चेक कर लें। जी बिल्कुल। यकीन जाने साइलिन सारा दिन पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, सारा दिन। उन बेचारों के साथ ये कहते हैं एसएचओ साहब गश्त कर रहे हैं, एसएचओ साहब एसी लगा के बैठे हैं। एसएचओ साहब एसी लगा के सोए होते हैं। आप पूरे लाहौर के थाने चेक कर लें, मैं देही इलाकों के थाने चेक कर लें, हर एसएचओ के कमरे में जनाब खूबसूरत सा बेड लगा होता है, पीछे से रेस्ट रूम बनाया हुआ है जिसमें जनाब 2 टन का एसी भी होता है, 2 टन का एसी लगा होता है, जो जनाब सरकार तो जनाब आराम से एंजॉय करती है, उसको आराम से अपनी थकावट दूर करते हैं, और जनाब जो उसका बजट है वो आम हम शहरी अदा करते हैं। तो तनख्वाहें भी हम देते हैं। की बात सुननी है जहाँ पे डीलिंग अच्छी हो। साहिल की बात गरीब की थोड़ी सुननी है। गरीब की तो शायद सुननी नहीं जानी, गरीब को तो बेचारा थाने के दरवाजे से धक्के पड़ जाने हैं। गरीब ने तो थाने के दरवाजे। अच्छा, सारे अब हमने जो पुलिस के जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस पर हमने बात की है, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट पर भी बात करते हैं फहीम साहब के। आईजी साहब का ऑर्डर है कि जी पाकिस्तान क्या बल्कि पूरे पंजाब की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि यहाँ पर मनशियात का खात्मा होना चाहिए। मनशियात पर बाकायदा 3-3, 4-4 एसएचओज, एसपीज, एएसपीज काना की हम बात करें तो वहां पर ग्रैंड ऑपरेशन उन्होंने जेडू गांव में किया, लेकिन बरामद कुछ नहीं कर सके। इसके साथ मैं बाकायदा आपको दलील के साथ बात करूंगी कि हुआ क्या। हवा में सवाल किसी साफी की तरह मेरी आदत नहीं है फेंकना। उसके बाद मनशियात की हम बात करते हैं, अगर किसी के पास से 1 किलो निकल आए तो पुलिस उस पर डाल देती है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 49C के FIRs हो जाती हैं। इसके बाद मजहर साहब जो डीएसपी हैं, कुछ तस्वीर में मैंने देखा है कि मजहर साहब की दाढ़ी भी बड़ी खूबसूरत है, खत शत भी पूरे कराए हुए हैं, रंग रूंग भी लगाया हुआ है, उन्होंने मेडल्स भी पहने हुए हैं, किसी आईजी साहब ने मेडल्स भी दिए हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं CC1 का, CC2 का, और उन्हीं के घर से आइस बरामद हो गई, करोड़ों की गाड़ियां बरामद हो गई हैं। जब मुहाफिज ऐसे होंगे तो मंशियात फिर आईजी साहब अकेले तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही बिल्कुल।
मजहर इकबाल साहब को ना मैं बड़े करीब से जानता हूँ। मजहर इकबाल साहब एक सीआईए में बड़ी देर तैनात रहे हैं, तब भी इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव कभी कोई नेगेटिव मैसेज आते थे। लेकिन कल जो मुझे भी तक न्यूज़ पहुंची है ना जी जनाब लाहौर की तमाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इनकी आइस फ्रॉक्स होती है, ये वो भी मैंने न्यूज़ में देखा है। तो उससे मैं बड़ा हैरान भी हुआ, शॉक्ड हुआ कि जनाब इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है, अगर वो ये काम करेगा तो फिर हम शहरी जो बेचारे हैं अगर वो करते हैं तो जिससे एक सिगरेट की मतलब की मंशियात बरामद होती है उसमें 25-30 किलो डाल देते हैं, 5 किलो डाल देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट रिसेंट मौजूद है जिस बेचारे के पास सिगरेट शौक से सिगरेट पीता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको जो उसने मुकम्मल करने की जैसे दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, वो उस बात पर नहीं माना, रजामंदी नहीं हुई, तो पुलिस ने उसको 1 किलो की FIR दे दी 9C की, और अब वो बेचारा अंदर है। एक और इंसिडेंट ऐसे ही मेरे पास क्लाइंट है कि एक पुलिस कांस्टेबल का किसी खातून के घर आना जाना था, उसके भाई के साथ उसने पहले दोस्ती की, उसके बाद उसने वहां पे आना जाना शुरू कर दिया। टाउनशिप का इंसिडेंट है, उसने आना जाना शुरू कर दिया। उसके बड़े भाई को शक हुआ कि ये हमारे घर के अंदर आता है। उसकी बहनों ने कहा कि ये पुलिस कांस्टेबल है, ये हमारे घर के अंदर आता है। तो इसके भाई को कि आप इसको घर के बाहर इसको बिठाया करें, मुलाकात किया करें। उसके बड़े भाई ने उसको मना कर दिया। मना करने वाले पर नेक्स्ट डे थाना अनारकली में जनाब वो 1 किलो और तकरीबन 200-300 ग्राम की FIR हो जाती है मंशियात की, जिसकी CCTV फुटेज भी हमारे पास मौजूद है कि जनाब उसको टाउनशिप से उसके घर से जाके उनके घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं गली में, पुलिस गिरफ्तार करती है। प्राइवेट गाड़ी में आके उसको साथ लेकर जाते हैं, साथ वो कांस्टेबल बाइक पर होता है। सिर्फ उसे इस बात का गुस्सा था कि मुझे उन्होंने अपने घर से आने से मना किया, और वो वहां पर जाके जनाब थाना अनारकली पर उस पर मंशियात का पर्चा दे देता है। उस शख्स पर अपनी सारी जिंदगी में वो रिक्शा चलाता है बेचारा, सिर्फ वो इज्जतदार था। उसने इस बात से मना किया कि बराए मेहरबानी इसको कि मैं हमारे घर पर ना आया करे, इसकी नजर नहीं ठीक, ये मेरी बीवी को देखता है, मेरी बहनों को देखता है, और ये उसका हक है भाई, वो मर्द है, गैरतमंद है। इज्जतदार इंसान अगर अपनी इज्जत की मुहाफिज नहीं है तो वो फिर बेगैरत है। बिल्कुल। अगर उसने अपनी इज्जत की रखवाली के लिए उस पुलिस कांस्टेबल को आके इसको हमारे घर पर ना आया करे, तो उसने उसका गुस्सा ये निकाला, उसने अपने ओहदे का ये फायदा उठाया कि उसने थाना अनारकली के पास जहाँ उस पर 1 किलो पता नहीं 200-300 ग्राम का मंशियात का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और उसके बाद उसके घर वाले बेचारे चीखों पुकार करते रहे, CCTV के साथ पेश होते रहे, मुख्तलिफ इदारों के पास जाकर उन्होंने दरख्वास्तें दी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। फिर बाद में उन्हें ये कहा गया कि उनके साथ सेटलमेंट कर ले तो फिर हम आपकी पर्चा खारिज करवा देंगे। उन्होंने कहा यार हम पर झूठी FIR हुई है, आप पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और अब कह रहे हैं इनसे सुलह कर ले, तो ये ज्यादती है। वो भी मेरे पास केस है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात सुनकर। जब मैंने वीडियो CCTV देखी, उस कांस्टेबल की तस्वीर देखी, तो मैं हैरान हुआ कि यार इंसान इस मुआशरे में, अच्छा ये कांस्टेबल की गेम है, ये कांस्टेबल की गेम है। उनके पास सारे एविडेंस है, उनके पास CDR मौजूद है कि पुलिस कांस्टेबल उनके कॉल करके कहता है कि जनाब आप इधर है। अब ये ना हो कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करें कि वो कांस्टेबल भी पागल है। हाँ, वो कांस्टेबल इन्होंने पागल कह देना है। चलें जी, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, जहाँ पर नेगेटिव काम कर रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव काम भी करनी चाहिए, और ज़रूरी है कि पॉजिटिव काम की जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हदायत का रास्ता और बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फ़हीम साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसे कि पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया और हमने मुल्ज़िम से गुफ्तगू की जो कि आपने खुद सुनी है, इसके साथ साथ कानून में क्या बेहतरी की गुंजाइश है, ज़रूरत है, और हर वो काम जो एक इंस्पेक्टर को या एक सब इंस्पेक्टर को जिसके कंधों पर थाने की जिम्मेदारी आयद की जाती है वो क्यों नहीं करते। अगर वो टाइमली ये काम करें, जिस पर फ़हीम साहब ने बड़ी क्लियरली बताया कि इस पर आप CNIC यानी कि ID कार्ड को, शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसको इश्तिहारी करवा सकते हैं, आप ECL में नाम डलवा सकते हैं। ये तमाम काम आपको किसी साइल ने नहीं बताने। इस वर्दी का मकसद ये है कि आपने इन कामों पर अमल करना है, इन चीज़ों को अपनाना है, ताकि जल्द अज जल्द तमाम वो लोग जो जुर्म करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।